नमस्कार, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी के इतिहास की पुस्तक का अध्याय 8 जिसका शीर्षक है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर को पढ़ेंगे। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों के काम को देख रहा था। वो एक छोटी-सी बेंच की कुल्हाड़ी और हँसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए वहाँ रखे गए थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग एक छड़ को गर्म कर कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार की खेती। लोहे के औजार और खेती मतलब लोहे के औजार और जो कृषि से संबंधित चीजें हैं आज हम लोग इस पैराग्राफ के अंतर्गत देखेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण काल महापाषाण काल में कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ये हमने विगत अध्याय 5 में पढ़ा है। और लोहे के फाल के इस्तेमाल में कृषि उत्पादन भी बढ़ गया। ये जो औजार देख रहे हैं आप, ये हंसिया है, कुल्हाड़ी है और संसी है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। समृद्ध गांव के लिए राजाओं ने उनके राज्यों को का बने रहना मुश्किल था। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रुपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी थी। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशयों को बनवाया गया। इस चार्ट में आप ये चार्ट भरने के लिए दिया गया है। गांव में गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। जो तमिल भूस्वामी थे उन्हें बेलल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर और दास कैसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी यह एक आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें भी सौंप देता था। न्यायाधीश और कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य संयंत्र कृषि भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते हैं। इनमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, जिनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने और अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांशतः गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। अब यह तमिल रचनाएं जो संगम काल के साहित्य हैं, उन्हें तमिल रचनाएं इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई थी। और इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै में कवियों का एक सम्मेलन हुआ था और वहाँ पे ही इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। क्या कहती हैं कहानियां, विवरण और मूर्तिकलाएं और पुरातत्व नगर, हर नगर की एक वो। तुम जातकों के बारे में क्या सुना है? ये वो कहानियां हैं जो आम लोग में प्रचलित हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। एक अजातक कथा दी गई है जिसके बारे में एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन गया। एक निर्धन की चतुराई। एक गरीब युवक था, उसके पास मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था, तो उसने एक सिक्के में भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए
उसे बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी ज़ोर से आँधी आई और राजा का बगीचा पूरा टूट गया, पत्तियों और टहनियों से भर गया। उनका माली साफ़ करने के लिए परेशान था। युवक ने माली से कहा कि अगर तुम अपनी लकड़ियाँ और पत्तियाँ मुझे दे दोगे, तो वो बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को मिठाई खिलाने का लालच दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने ये पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मेरी मदद की, तो मैं तुम सबको एक-एक मिठाई दूँगा। और ये सब बच्चों ने उसकी मदद की। उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुज़रा। उसने बहुत सारा पत्ता और लकड़ियों का ढेर देखा तो उसने युवक से को कुछ पैसे दिए और उसने युवक से खरीद लिए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। वो बड़े बर्तन में पानी भरकर नगर द्वार पर गया, वहाँ घास काटने वाले 500 अ, च लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर लोगों ने कहा, "तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ हम तुम्हें क्या इसके बदले दें?" उसने कहा, "आपको यह मैं तब बताऊँगा जब आपकी सहायता की मुझे आवश्यकता पड़ेगी।" उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन व्यापारी ने बताया कि कल घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर वो युवक ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम एक-एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने इन घास के 500 गट्ठर उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दिए। जब घोड़े का व्यापारी वहाँ से मतलब जो घोड़े के व्यापारी को कहीं घास नहीं मिला, तो इस युवक के घास का 1000 सिक्कों में उसने खरीद लिया। तो इससे पता चलता है कि कितना वो बहादुर और अपने बुद्धिमत्ता का उसने परिचय दिया। अब प्राचीन नगरों के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है। जैसे शहर या गाँव फिर या फिर जंगलों के जो जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार क्या करते थे, उन्हें कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इमारतों पे, रेलिंग पे, खंभों पे, प्रवेश द्वारों पे जहाँ से लोग आते-जाते थे। ये देखिए ये दिल्ली में मिला एक वलय कूप है जो गुसलखाना यानी बाथरूम वगैरह अ, उम, हड़प्पा से इसका जल निकास से संबंधित है, ये कैसे भी नहीं है। ये सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें भी देखिए यहाँ पे रेलिंग पे लकड़ियों कैसे उभारा गया है चित्रों को। अब ये अब हम लोग पिछले महाजनपद पिछले कक्षाओं में हमने महाजनपद को भी पढ़ा। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हैं कि अनेक शहरों का वलय कूप मिले। वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः यह वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों और आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों का छप्पर से बने होने के कारण ज्यादा समय तक टिक न पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों में के बारे में नाविकों तथा यात्रियों के विवरण से भी पता चलता है। एक एक विस्तृत विवरण जो यूनानी नाविक का है, जिन जिन पत्तनों पर वह गया वहाँ के बारे में उसने लिखा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक बेरिगाजा भरूच का एक यूनानी नाम कहानी है। बेरिगाजा एक सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले नाव चलाने वालों को बेरिगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र के आने वालों के लिए नाव चलाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय दिशा जब अगर समुद्र में आप नाव चला रहे हैं तो वहाँ दिशा भ्रम होगा, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अथाह पानी होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरिगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज और कपड़े
सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां तथा हाथी के दांत, गोमद, कार्निलियन, सूती के कपड़े, रेशम तथा इत्र का यहाँ से निर्यात किया जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, जिसमें सोने चांदी के बर्तन, नहीं, चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े। और यहाँ देखिए आहत के सिक्के जो ढाला जाता था, ये यहाँ पे आहत के सिक्के जो आयताकार या गोलाकार या वर्गाकार, जो धातु की चादर पर काट कर उनमें को चपेट कर गोलिकाओं के रूप में सामयिक चित्रों पर कुछ लिखा जाता था। कुछ लिखा नहीं जाता था, बल्कि इन पर चिन्ह और ठप्पे बनाए जाते थे। और ये आहत के सिक्के ये इसलिए कहलाए, इसीलिए ये आहत के सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए और ईसा की आरंभिक सदियों में भी इनका प्रचलन। अब यहाँ कुछ सिक्के दो दिए गए हैं, आहत सिक्के। अब पुरातत्वविदों ने इस युग के हजारों सिक्के इन्हें मिले हैं। सबसे पुराने आहत के सिक्के जो करीब 500 साल चले, इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी और सोने के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आहत कर बनाए गए, जिनके कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। अब विनिमय के लिए साधन, यहाँ पे एक कविता है संगम साहित्य की। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार समेटे, कहीं पीछे न छूट जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। ये समुद्र के किनारे नमक का उत्पादन होता था। नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र, भाई नगर है तो उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी होती होंगी। यह 2500 साल पहले से ज्यादा समय का महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यातायात और व्यापार दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें एक रास्ता ऐसे उत्तर और पश्चिम की ओर, और दूसरा रास्ता कहाँ से गया, उत्तर और दक्षिण की ओर जाने वाला। शहरों के बीच चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसानों तथा पशुपालक शहरों में रहने के लिए भोजन जुटाते थे। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने वाला केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी हुआ करती थी, और जिसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों में अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर संक्षिप्त अभिलेख हैं, जो स्त्रियां तथा पुरुष द्वारा मठों या मंदिरों के दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। शिल्प और शिल्पकार, पुरा स्थलों पर शिल्पों के नमूने हैं। इनमें मिट्टी के ही पतले सुंदर बर्तन मिले हैं। उन पे उत्तरी काले चमकीले पात्र, इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ये मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्प के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत हुआ करता था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने में लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों को श्रेणियों का काम होता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और व्यापार संचालन कराना। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे, निवेश के लाभ भी लिया करते थे, जैसे शेयर मार्केट की तरह आज के आधुनिक। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता, या और फिर उसे क्या किया जाता था, किसी मठ या धार्मिक संस्थानों को दान में दे दिया जाता था।
अब यहाँ देखिए यहाँ एक बर्तन की बात की गई है, उत्तरी काले चमके पात्र, NBPW। ये कठोर चाक निर्मित धातु का की तरह होते थे। ये ये देखने वाले के चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों पर भट्टों में उच्च मतलब तापमान पे उसको पकाता था और फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या होता था, बर्तनों का बाहरी हिस्सा काला हो जाता था। इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो बर्तनों को शीशे के समान अ, चमक प्रदान करती थी। अब सूत और काटने और बुनने का नियम, अर्थशास्त्र, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। कौटिल्य का उपनाम क्या है? विष्णुगुप्त और चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। इसमें वर्णन मिलता है कि किस प्रकार विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ, सन तैयार करते समय विधवाएं, सक्षम महिलाएं, भिखुरियां, वृद्धा, वेश्याएं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इनमें कुछ काम गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक भी उन्हें इन इन्हें इनके काम के अनुसार इन्हें पारिश्रमिक भी मिलता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी तो उन्हें क्या किया जाता था, वो अपने पास कच्चा माल मंगवा लेती थी और फिर उसे तैयार करके भिजवा देती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, वे अपने माल कारखाने तक तड़के उन्हें लाना पड़ता था और उन्हें पारिश्रमिक मतलब जो उसके बदले उनका काम करने के लिए जो मिलता था। उस समय माल की अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या उधर-उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर स्त्री अपने काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना पड़ता था और उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। मतलब कठोर कानून था। अब सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडो, ये जो पुडुचेरी में है, ये रोम के बारे में ये लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन है जहाँ पे दूर-दूर से जहाज़ों से सामान आते थे। ये यहाँ पे उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बने ढाँचा मिला है जो संभवतः एक गोदाम हुआ करता होगा और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले, जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए मतलब हत्थे लगे हैं। साथ ही एरेटाइन जो मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर का नाम जो एरेटाइन शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। यहाँ देखिए, इस पे कुछ ये मिट्टी के बर्तन हैं जिनमें ब्राह्मी लिपि से अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में ये तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन जो रोम का था, किंतु वे यहाँ नहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लैंप, शीशे और बर्तन रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड में भी मिले हैं जिसमें कपड़े की रंगाई के लिए पात्र रहे हैं। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल पत्थरों में जिसमें मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिला है। अन्यत्र यहाँ बात करें हम यूरोप के सबसे पुराने शहर में, इसका विकास तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बसे रहे होंगे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक ऑगस्टस ने लगभग 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है, जैसे मैंने संगमरमर से इसे बनवाया। ऑगस्टस ने उसके बाद शासकों के कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े रंगमंडल मतलब थिएटर,
सीढ़ीनुमा, वहाँ दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगह भी बनाया, जहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी देखते थे। और स्नानागार जहाँ स्त्री-पुरुष अलग-अलग टाइम पे आते थे। जहाँ लोग एक-दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे और बड़े जलवायु सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों और फव्वारों तथा गुसलखाने के लिए पानी लाया जाता था। समझ लीजिए। अब यहाँ कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं और कुछ तिथियाँ दी गई हैं। उम्मीद है आप लोग को ये मेरा छोटा-सा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।